नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में हम पिछले एक हफ्ता के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। एशिया कप 2023 का फाइनल विजेता टीम कौन सी रही है। अभी एशिया कप 2023 कल ही हुआ है। इसकी फाइनल विजेता टीम कौन सी रही है? तो इसकी फाइनल विजेता टीम भारत रही है। कौन रही है? भारत रही है और इसने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया है। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत ने श्रीलंका को एशिया कप 2023 में 10 विकेट से हराया। कितने विकेट से? 10 विकेट से हराया है। और एशिया कप जीतने वाली भारत ये 8वीं बार है। 8वीं बार भारत ने एशिया कप जीता है, तो ये भी याद रखिए। और इसका आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ है? तो प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में हुआ है। कहाँ पे? प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में, श्रीलंका में हुआ है। और श्रीलंका को ही इसने हराया है। और इसमें जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं वो कौन रहे हैं? सिराज रहे हैं, मोहम्मद सिराज रहे हैं, जिन्होंने 7 ओवर में 21 रन देकर 6 विकेट लिए थे। और ये एक ही ओवर में 4 विकेट भी लिए हैं। ये भी एक उपलब्धि है, एक ही ओवर में 4 विकेट लिए हैं। तो इन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है। याद रखिए, एशिया कप से संबंधित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और भारत ने जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना किस राज्य सरकार द्वारा लाई गई है? जो मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना है ये किस राज्य सरकार द्वारा लाई गई है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लाई गई है। कौन से राज्य सरकार द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। इसमें पीड़ित को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत और पुनर्वास के लिए मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लाई है। याद रखिएगा योजना का नाम मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023। इसमें पीड़ितों और उनके आश्रितों को आर्थिक मदद देने वाली योजना है। इसके तहत जो है 5 या इससे अधिक व्यक्तियों की भीड़ या किसी एक या एक से अधिक व्यक्तियों को किसी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खान पान, यौन अपराध, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता या किसी अन्य आधार पर हानि पहुंचाने पर उसे या उसके आश्रितों को 10 लाख रुपए तक की मुआवजा राशि उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज स्पोर्ट के क्वेश्चन ज़्यादा हैं क्योंकि पिछले एक हफ्ते में स्पोर्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हुई हैं। तो चलिए देखते हैं। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का टूर्नामेंट किसने जीता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भारत। तो किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है और इसने बांग्लादेश को हराया है। किसको हराया है? बांग्लादेश को हराया है। चलिए डिटेल देख लेते हैं। भारत ने सैफ अंडर 16 फुटबॉल में बांग्लादेश को फाइनल में हराया है 2-0 से। और ये ऐसा करना ये 5वीं बार भारत सैफ 16 का विजेता बना है। ये भी याद रखिए, जिसमें भारतीय अंडर 16 फुटबॉल टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया है। इसका जो आयोजन स्थल कहाँ है? तो आयोजन इसका भूटान में किया गया है। ये भी याद रखिए, इसका आयोजन स्थल कहाँ है? भूटान में। और ये कौन सा संस्करण है? तो ये 8वां संस्करण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में दुनिया में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन से बने? अभी एशिया कप हाल में ही हुआ है और भारत ने एशिया कप को जीता है। तो भारत के ही विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली, जिन्होंने दुनिया में सबसे तेज 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। और ऐसा 13,000 जो रन बनाने वाले भारत के दूसरे और विश्व के 5वें बल्लेबाज बने हैं। और जो सबसे तेज रन बनाने वाले वो पहले बल्लेबाज बने हैं। डिटेल देख लेते हैं। 13,000 रन इन्होंने सबसे तेज बनाए हैं। और ये कितनी पारियों में? 267 पारियों में। जो सबसे कम 267 पारियों में इन्होंने बनाए हैं। भारत के दूसरे और वर्ल्ड के 5वें बल्लेबाज हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड कहाँ बनाया गया है? जो सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? लद्दाख में, अरुणाचल में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये लद्दाख में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? लद्दाख में। भारत ने लद्दाख में सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का काम शुरू किया है, जो कितनी ऊंचाई पर है? 13,500।
13,700 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। और इसको बनाने का काम कौन कर रहा है? तो सीमा सड़क संगठन BRO कर रहा है। ये लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में, कहाँ पे? लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास किया है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है, तो ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मत्स्य 6000 क्या है? मत्स्य 6000 महत्वपूर्ण मिशन है। अभी हमने हाल में ही चंद्रयान मिशन की सफल लैंडिंग कराई है, सोलर मिशन आदित्य L1 को सफल लॉन्च किया है। उसी तरह के अभी जो अगला प्रोजेक्ट है वो समुद्रयान मिशन, क्या है? समुद्रयान मिशन। ये भारत का पहला समुद्रयान मिशन है जिसका नाम क्या दिया गया है? मत्स्य 6000। ये याद रखिएगा, मत्स्य 6000 समुद्रयान मिशन है। डिटेल देख लेते हैं। तो ये गहरे समुद्र में छिपे रहस्यों को जानने के लिए देश का पहला समुद्रयान मिशन मत्स्य 6000 लॉन्च किया जाएगा। ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा और इसका जो पहला परीक्षण होगा वो चेन्नई तट में, कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में होगा। इसमें गहरे समुद्र में 6 किलोमीटर के नीचे जाने के बाद वहाँ पे जाके वहाँ के स्रोतों, निकेल, बहुत सारे खनिज संसाधन के स्रोतों का परीक्षण करेगा और जैव विविधता से संबंधित जानकारी को के विषय में अध्ययन करेगा। ये महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? मत्स्य 6000। और ये क्या है? भारत का पहला समुद्रयान। यहाँ पे देखते हैं ये पनडुब्बी है। क्या है ये? पनडुब्बी है। ये टिक कर लीजिएगा। भारत ने किस देश से C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? किस देश से C-295 एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? तो ये स्पेन से खरीदे हैं। किससे? स्पेन से खरीदे हैं। अभी हाल में ही जो एयर चीफ मार्शल है वो यहाँ अभी स्पेन में जाके और इसको फाइनल डील इसकी की है। ये भारत में सितंबर 2021 में स्पेन के एयरबस से C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट की खरीद की मंजूरी प्राप्त की थी और ये अभी 16 विमान आने हैं। 17वां विमान भारत में ही बनाया जाएगा। अभी हाल में ही एयर चीफ मार्शल स्पेन गए थे और वहाँ से सप्लाई शुरू हो गई है। तो एयर चीफ मार्शल भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन है? एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। कौन है? एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो अभी हाल ही में इनके ऊपर 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये क्या नाम है इनका? सिमोना हालेप हैं, जो टेनिस प्लेयर हैं। इनकी डिटेल चर्चा करते हैं। ये रोमानिया की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं सिमोना हालेप, जिन्हें डोपिंग के नियमों का उल्लंघन करने के कारण अस्थायी रूप से 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। और WTA रैंकिंग में भी ये नंबर 1 पे रही हैं 2017 में। ये WTA रैंकिंग में 2017 में नंबर 1 पे रही हैं। इसके अलावा इन्होंने फ्रेंच ओपन 2018 और विलियमडन ओपन 2019 भी जीता है। अभी फिलहाल इनके ऊपर अस्थायी रूप से बैन लगाया गया है डोपिंग के नियमों का उल्लंघन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है, स्पेन ने जीता है फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का। और इसमें इसने इंग्लैंड को हराया है। चलिए डिटेल देख लेते हैं। स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है। आयोजन स्थल कहाँ रहा है? तो संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ये 9वां संस्करण है, ये भी याद रखिए। और आदर्श वाक्य क्या है? बियॉन्ड ग्रेटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो एक अभी पोर्टल बनाया गया है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा। ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय ई विधान नेवा, जो क्या है, डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया है। और इसका जो उद्देश्य है वो सदन के कामकाज को कागज रहित बनाना है। जो उद्देश्य है सदन के कामकाज को कागज रहित बनाना है, पूरे डिजिटलाइजेशन शुरू करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल में ही हमने 16 सितंबर को, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। विश्व ओजोन दिवस, जिसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ओजोन परत के संरक्षण के दिवस
संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसके लिए 16 सितंबर 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था, जिसमें ऐतिहासिक पर्यावरण संधि स्थापित हुई थी, जिसमें ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित ये संधि थी। और इस साल की जो 2023 की जो थीम है ये भी याद रखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। तो ये भी याद रखें, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। और ये किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। इसकी जो ओजोन दिवस की जो मनाने की घोषणा की गई थी 1994 में की गई थी। कब की गई थी? 1994 में। और इसको मनाया जाना कब से शुरू हुआ? 1995 से मनाया जाना शुरू हुआ। अभी जो वर्तमान में 2023 में मनाया गया है ये 29वां क्रम है। कौन सा क्रम है? 29वां। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने से संबंधित योजना है पीएम ई श्रम योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम प्रमाण योजना और पीएम मानधन योजना। तो ये कल 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इसका जो उद्देश्य है पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। उन्हें लोन के तौर पर 5% में वार्षिक ब्याज पे इन्हें लोन प्रदान किया जाएगा। पहले चरण में 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए इन्हें आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा, जिसकी ब्याज दर होगी 5%। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए 2023-24 के बजट में 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने के 2023-24 से लेकर 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और इसके लिए विश्वकर्मा कारीगरों और शिल्पकारों के लिए बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क पंजीयन भी किया जाएगा। और इसका शुभारंभ कब किया गया है? 17 अक्टूबर 2023। पीएम विश्वकर्मा योजना, इसको याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? कृषि सांख्यिकी के लिए भारत ने अभी एकीकृत पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है रमेश चंद ने। रमेश चंद जी कौन है? ये नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य, जो पूर्वकालिक सदस्य 4 होते हैं उसमें से एक नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य हैं। और कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यूपीएजी पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? यूपीएजी पोर्टल लॉन्च किया है। एजी मतलब एग्रीकल्चर। भारत सरकार ने कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल यूपीएजी लॉन्च किया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए हितधारकों को विश्वसनीय और मानकीकृत डाटा प्रदान करना। तो ये भी याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण योजना है यूपीएजी। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये 15वें नंबर का क्वेश्चन है। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया गया है? आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस, ये महत्वपूर्ण शब्द है, कीवर्ड स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर नामक स्थान पे। चलिए इसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में ये 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस जो आदि शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की जा रही है। ये कौन सा स्थल है? तो ये मंधाता पर्वत है। कौन सा पर्वत है? मंधाता पर्वत। ये नाम भी याद रखें। मंधाता पर्वत में ओंकारेश्वर नामक जगह पे 108 फीट की ऊंची प्रतिमा जिसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ वननेस। ये नाम याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। स्टैचू ऑफ वननेस किससे संबंधित है? तो आदि शंकराचार्य से संबंधित है। और मध्य प्रदेश शासन के आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा, किसके द्वारा? शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा अद्वैत वेदांत व आचार्य शंकर के लोकव्यापीकरण के लिए ओंकारेश्वर में एकात्मकता के वैश्विक केंद्र के रूप में भी इसे विकसित किया जा रहा है। एक वैश्विक केंद्र, ग्लोबल केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इस तरह से हमने पिछले एक हफ्ता की महत्वपूर्ण करंट अफेयर को चर्चा किया और इससे आगे के वीडियोस में भी हम इसी तरह के प्रश्न लाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।